नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र सेट एग्जाम के द्वारा हिंदी विषय का जो पेपर हुआ है इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। तो उसी गलत ऑप्शन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र सेट के द्वारा अभी तक आंसर की नहीं आया है, परंतु आपको पहले से ही ये तैयार रहना है कि अगर महाराष्ट्र सेट के द्वारा कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं वह अगर गलत दे दिए जाते हैं तो आप उन्हें चैलेंज कैसे कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों पहले से ही आपको यह पता होना जरूरी है कि आपको किन प्रश्नों के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जिन्हें अगर महाराष्ट्र सेट के द्वारा उन प्रश्नों को हटा के उसके स्थान पे 2 अंक सभी को समान रूप से नहीं दिए जाते हैं तो आप उन प्रश्नों को आप चैलेंज कर सकते हो। तो उसी कड़ी में दोस्तों जो पहला प्रश्न है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं वह है प्रश्न क्रमांक 57। तो यह 7 अप्रैल 2024 के दिन महाराष्ट्र सेट एग्जाम का जो पेपर हुआ है हिंदी विषय का, तो हिंदी विषय का पेपर है और हमारे पास जो सेट उपलब्ध है तो पेपर का सेट ए उपलब्ध है। तो ए में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 57 आपके पास जो भी सेट उपलब्ध है बी सी डी उसके अनुसार इस प्रश्न का क्रम देख सकते हो। तो दोस्तों प्रश्न यह है, अस्मिता मूलक विमर्श की रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न यह पूछा गया था कि अस्मिता मूलक विमर्श की रचनाओं का संगत वर्ग आपको पहचानना था। तो इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो जैसे मैंने आंसर की बताया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें श्रृंखला की कड़ियां दोस्तों यह महादेवी वर्मा की रचना है और इसमें नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न समस्याओं को उजागर किया गया है। यानी कि श्रृंखला की कड़ियां दोस्तों नारी जीवन या स्त्री विमर्श से संबंधित है। दूसरा दोस्तों जूठन दोस्तों यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है और यह दोस्तों दलित जीवन से या दलित विमर्श से संबंधित है। वहीं दोस्तों नगाड़े की तरह बजते शब्द यह जो रचना है दोस्तों निर्मला पुतुल की है और यह दोस्तों आदिवासी जीवन में और उसमें भी खासकर दोस्तों आदिवासी जीवन में जो स्त्री है तो स्त्री की जो समस्याएं हैं उसको मुख्य रूप से उसमें उठाया गया है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि नगाड़े की तरह बजते शब्द इसमें मुख्य रूप से आदिवासी जीवन केंद्र में है और उसमें भी अगर बात की जाए तो स्त्री जीवन ही इसमें दिखाई देती है। परंतु दोस्तों समय सरगम यह कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है और इसमें दोस्तों वृद्ध जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। तो दोस्तों अभी तक आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई गड़बड़ी या कोई गलत बात नहीं है, परंतु दोस्तों अगर आप चारों ही ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये रचनाएं कुछ कॉमन दिखाई देंगी। जैसे कि अगर दोस्तों सैलूस जो रचना है यह एक उपन्यास है और इसमें दोस्तों आदिवासी जीवन में जो कबीलाई समाज में जो नट समाज है उसका दोस्तों यह वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि सैलूस भी दोस्तों आदिवासी समाज से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो समय सरगम जो कि वृद्ध जीवन से संबंधित रचना है और यह दोस्तों ऑप्शन आपको चारों ही ऑप्शन में दिखाई देगा, चाहे वह ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी हो या ऑप्शन सी हो या ऑप्शन डी। तो यह ऑप्शन मेरे अनुसार दोस्तों किसी एक में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों बाकी अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दो तो श्रृंखला की कड़ियां, सैलूस, जूठन यह दोस्तों यह अस्मिता विमर्श से संदर्भित है, यानी कि अस्मिता मूलक विमर्श से संदर्भित है। परंतु दोस्तों समय सरगम यह जो रचना है दोस्तों यह अस्मिता विमर्श के अंतर्गत नहीं आता है। इसको दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे कि आपका जो महाराष्ट्र सेट का पाठ्यक्रम है उसमें अगर आप देखोगे
तो इकाई 4 जो है दोस्तों उसमें आपके सिलेबस दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर आपको अस्मिता मूलक विमर्श सिलेबस में दिया गया है और इसमें दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक। तो दलित, स्त्री और आदिवासी ये शब्द से आप परिचित होंगे। अल्पसंख्यक से दोस्तों तात्पर्य है सामान्यतः जो मुस्लिम समाज है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी वृद्ध जीवन का जिक्र नहीं किया गया है। वही दोस्तों अगर हम विकिपीडिया के माध्यम से समझे कि अस्मिता मूलक विमर्श क्या है तो आप देखोगे, खुद भी सर्च करके देख सकते हो। अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन्हें मनुष्य की अस्मिता से जोड़कर देखा जाता है, अतः जिन्हें हाशिए पर लाकर छोड़ दिया गया है। भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण आदि इत्यादि, जाति इत्यादि विषय अस्मिता मूलक विमर्श के आधार हैं। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि अस्मिता मूलक विमर्श के ही उदाहरण हैं। दोस्तों अगर इस वाक्य पर ध्यान दो तो यहाँ पर मुख्य रूप से स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श का ही जिक्र किया गया है। और दोस्तों अस्मिता मूलक विमर्श में उन विषय को शामिल किया जाता है जिसमें मनुष्य की अस्मिता से जोड़कर जिसे देखा जाए और जिसे हाशिए पर लाकर छोड़ दिया जाए, यानी कि जो मुख्य धारा है, मुख्य समाज है, उससे बाहर निकालकर हाशिए पर रख दिया जाता है, चाहे वह आधार भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो। यानी कि धर्म, भाषा, लिंग इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है और उसे मुख्य समाज से या मुख्य धारा से बाहर हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे सभी विषयों को दोस्तों अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से स्त्री जीवन, स्त्री विमर्श, दलित जीवन या दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और जो अल्पसंख्यक समाज है, तो इन्हीं को दोस्तों अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत शामिल किया जाता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर वृद्ध जीवन इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। वही दोस्तों विकिपीडिया पर अगर आप एक और देखो तो यहाँ पर अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, यहाँ पर भी दोस्तों आपको दिखाई देगा अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श। यहाँ पर भी दोस्तों कहीं पर भी वृद्ध विमर्श का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि वृद्ध विमर्श एक विमर्श का हिस्सा तो है परंतु उसे हम अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों इस आधार पे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो हमारा श्रृंखला की कड़ियां जो कि स्त्री विमर्श से संदर्भित है, इसलिए यह जो रचना है यह तो अस्मिता मूलक में आएगी। जूठन जो कि दलित जीवन से संदर्भित है, इसलिए यह भी अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत आएगा। नगाड़े की तरह बचते शब्द, यह भी आदिवासी जीवन से संदर्भित है, इसलिए यह भी अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत आएगा। और सैलूस यह उपन्यास जो दोस्तों आदिवासी जीवन पर आधारित है, इसलिए यह भी अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत आएगा। परंतु दोस्तों समय सरगम यह कृष्णा सोबती का जो उपन्यास है, इसमें ना ही आदिवासी जीवन को उठाया गया है, ना ही दलित जीवन को, ना ही स्त्री जीवन को। इसलिए दोस्तों मेरे अनुसार अगर देखें तो यह अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत नहीं आएगा। अब दोस्तों यह देखना है कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा क्या इस प्रश्न को हटा लिया जाता है या अगर इसमें से किसी भी एक प्रश्न को सही कर लिया जाता है या सही मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र सेट के द्वारा ऑप्शन ए को सही मान लिया जाए, तो जिसने ऑप्शन बी, सी या डी सिलेक्ट किया है, तो उसमें दोस्तों अगर आप बात करें तो इसमें सभी रचनाएं दोस्तों
यह अस्मिता विमर्श से ही संदर्भित है। जैसे कि सैलूस जो है आदिवासी जीवन पर आधारित है, श्रृंखला की कड़िया स्त्री विमर्श पर, जूठन दलित विमर्श पर। और वहीं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी ये रचनाएं दिखाई देंगी, क्योंकि दोस्तों 3 ऑप्शन जो है वो हर एक रचना में, हर एक ऑप्शन में दोस्तों अस्मिता मूलक विमर्श से संदर्भ रखता है। जो चौथा संदर्भ नहीं रखता है वह है समय सरगम। परंतु दोस्तों यह ऑप्शन दोस्तों यह चारों ही ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों मेरे अनुसार अगर बात की जाए या पुस्तकों के आधार पे जो मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न को महाराष्ट्र सेट के द्वारा हटा लेना चाहिए। और अगर हटाया नहीं जाता है, किसी एक प्रश्न को सही मान लिया जाता है, तो आप इस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हो। तो दोस्तों एक प्रश्न रहा ये। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है प्रश्न क्रमांक 66। तो यह देख सकते हो हमारे पास पेपर का सेट ए उपलब्ध है। तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसके आधार पे आप देख सकते हो प्रश्न को। दोस्तों अगला जो प्रश्न है जिसे आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा इसे हटा लिया जाता है या नहीं। दोस्तों यह जो प्रश्न है निम्नलिखित में से शंकर शेष के नाटकों का संगत वर्ग है। दोस्तों इसमें भी 4 के चारों ही ऑप्शन क्या है, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। पहले हम इनके ऑप्शन को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि शंकर शेष के नाटकों का संगत वर्ग है। दोस्तों टूटते परिवेश यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है। खंडित यात्राएं यह दोस्तों नरेश मेहता का नाटक है। युगे युगे क्रांति यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है। और यहाँ पर भी दोस्तों युगे युगे क्रांति यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है। तो दोस्तों आप देखो तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है, चारों ही ऑप्शन दोस्तों गलत हैं। तो अगर महाराष्ट्र सेट के द्वारा इनमें से किसी एक को सही कर दिया जाता है, जहां तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा इस प्रश्न को हटाया नहीं जाएगा, वह किसी एक प्रश्न को ही सही मान लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों 2023 में हमने बात किया था, 5-6 प्रश्न ऐसे थे दोस्तों जो कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा किसी एक प्रश्न को सही मान लिया गया था। बाद में विद्यार्थियों ने उसे चैलेंज किया और उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हटा लिया गया है। मैं आपको आंसर की में बाद में उसे दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से आपको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए दोस्तों महाराष्ट्र सेट जो है वो पहली बार में जब आंसर की जारी करता है तो किसी प्रश्न को हटाता नहीं है। जब आप चैलेंज करते हो तो ही उस प्रश्न को हटाया जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि यह जो प्रश्न है शंकर शेष के नाटकों का संगत वर्ग है, इसमें भी चारों ही ऑप्शन क्या है, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। और महाराष्ट्र सेट के द्वारा जब भी आंसर की जारी किया जाएगा तो अगर इस प्रश्न को हटाया नहीं जाएगा, इसके 2 अंक सभी को समान रूप से नहीं दिए जाएंगे, तो आपको इस प्रश्न को भी चैलेंज करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है 69 नंबर का। तो पेपर का जो सेट ए है इसमें 69 नंबर का जो प्रश्न है, यह भी दोस्तों इसमें दोस्तों जो क्रम दिए गए हैं वह सभी गलत दिए गए, यानी कि इसमें भी चारों ही ऑप्शन क्या है, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं और इसके आंसर को भी जान लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों इसमें कुछ आत्मकथाएं दिए गए हैं और इनको संगत वर्ग पहचानना है। तो दोस्तों इसमें जितने भी रचनाएं दिए गए हैं सभी आत्मकथाएं ही दिए गए हैं, इसमें दूसरी विधाओं की कोई भी रचना नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो रचना है दोस्तों यह हरिवंश
राय बच्चन की आत्मकथा है। आप हुदरी, यह दोस्तों रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। वहीं दोस्तों कस्तूरी कुंडल बसे, यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। और मुर्दहिया दोस्तों यह भी तुलसी राम की आत्मकथा है। यानी कि इसमें चारों ही ऑप्शन दोस्तों आत्मकथा की है। वही दोस्तों अगर आप नीचे भी बात करोगे तो इसमें दोस्तों चारों में ही दोस्तों आपको यही ऑप्शन दिखाई देंगे। यानी कि इन्हें ये करना चाहिए था कि जब प्रश्न यह पूछा गया है कि आत्मकथाओं का संगत वर्ग है, तो इसमें कहीं पर भी दोस्तों एक आत्मकथा को हटा लेना चाहिए था और इसमें किसी जीवनी, किसी उपन्यास की रचना को दे देना चाहिए था, ताकि विद्यार्थी जो है इन चार में से एक प्रश्न को वो सही कर देते। परंतु दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए दोस्तों इस चारों ही जो प्रश्न है वह क्या है, चारों ही प्रश्न गलत हैं। और दोस्तों अगर आप मान लीजिए इसे हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी देख ले कि हो सकता है कि ये प्रश्न जो है क्योंकि पूछा नहीं गया है, परंतु अगर हम ये लॉजिक लगाए कि इसे हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगा के देखें, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह दोस्तों जो रचना है यह कब लिखी गई थी, तो 1969 में। तो इसका समय है 1969। फिर आप हुदरी, यह रमनिका गुप्ता का जो उपन्यास है, माफ कीजिए आत्मकथा है, यह 2015 में लिखा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों अगली जो रचना है कस्तूरी कुंडल बसे, तो यह जो दोस्तों रचना है यह 2002 में लिखा गया था। और मुर्दहिया दोस्तों 2010 में लिखा गया था। ये 2002 है। तो अगर इस आधार पे दोस्तों अगर हम बात की जाए तो सबसे पहला जो आना चाहिए वह आना चाहिए 1969, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करो। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं तो हमें एक ही ऑप्शन में क्या भूलूं क्या याद करूं हमें पहले नंबर पे दिखाई देता है। यानी कि इस आधार पे देखें तो हमारा यह प्रश्न सही होना चाहिए, परंतु ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी गलत दिए गए हैं। जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करो, फिर दूसरा जो ऑप्शन दिए गए हैं आप हुदरी, यह दोस्तों यह 2015 में लिखा गया था। तो इसके आधार पे दोस्तों 2002 में लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि कस्तूरी कुंडल बसे यह होना चाहिए था। और फिर उसके बाद आप हुदरी होना चाहिए था। तो इस आधार पे अगर ऑप्शन दिए होते तो कम से कम हम इसे प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम से लगा सकते थे, परंतु यह ऐसे भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तो यानी कि दोस्तों ये जो चारों ही ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। तो महाराष्ट्र सेट के द्वारा दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब भी आंसर की आएगा तो इसमें से किसी एक को सही मान लिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको यह तैयार रहना है कि इस प्रश्न के ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आंसर की आएगा तो इसको हमें ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा इसका क्या उत्तर दिया जाता है। अगर इस प्रश्न को हटाया नहीं जाता है और 2 अंक सभी को समान रूप से नहीं दिया जाता है तो आपको इस प्रश्न को चैलेंज करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों वहीं अगला जो प्रश्न है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 70 नंबर का, यह भी दोस्तों इसमें 2 उत्तर जो हैं दोस्तों ये सही है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यह दोनों ही ऑप्शन दोस्तों सही है। तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और प्रश्न को समझ लेते हैं। माटी की मूर्ति में संकलित रेखा चित्रों का संगत वर्ग है। तो दोस्तों यह पूछा गया है कि माटी की मूर्ति यह एक रेखा चित्र है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। और इसमें पूछा गया है कि माटी की मूर्ति में संकलित रेखा चित्र का संगत वर्ग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो रचना है यह रेखा चित्र है जो कि 1946 में इसका पहला संस्करण निकला था। और इस संस्करण में दोस्तों
11 रेखा चित्र जो है वो संकलित थे। फिर इसके बाद दोस्तों 1953 में 1953 में इसका दूसरा संस्करण आया और इसमें दोस्तों एक जो है रेखा चित्र जोड़ दिया गया है। तो इसमें कितना हो गया? तो दोस्तों इसमें हो गया 12 रेखा चित्र। तो उस 12 रेखा चित्र को दोस्तों हम क्रम से देखें या इसमें देखें कि संगत वर्ग है। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं कि इसमें रामदास यह जो है इस 12 रचनाओं में शामिल नहीं है। वहीं दोस्तों शुक्ल जी यह भी इसमें शामिल नहीं है और बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी इस 12 रचनाओं में शामिल है। मैं आपको इसका इंडेक्स जो है वो दिखा देता हूं। आप देख सकते हो माटी की मूर्ति, इसका ये अनुक्रम है। तो इसमें ये 12 जो रचनाएं शामिल है उसका यहाँ पर नाम दिया गया है। आप देख सकते हो पहला दिया गया है रजिया, दूसरा दिया गया है बलदेव सिंह, तीसरा है सरजू भैया, चौथा है मंगर, पांचवा है रूपा की आजी, छठवा है देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुधिया। यानी कि यह 12 रचनाएं इसमें शामिल है। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी रचनाएं यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर बैजू मामा, रूपा की आजी, देव और रजिया ये यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर बैजू मामा, रूपा की आजी, देव और अंतिम जो ऑप्शन था रजिया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहले नंबर पे रजिया है। यानी कि इस आधार पे देखिए दोस्तों तो हमारा जो पहला उत्तर है वह क्या है? यह संगत ठहरता है। तो हमारा पहला जो उत्तर है दोस्तों वह सही है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरे जो उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया और मंगर। तो यहाँ पर दोस्तों रजिया, सरजू भैया, मंगल और देव। तो यह भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मंगर है तो आप देख सकते हो 4 नंबर पर यहाँ पर मंगर है। यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र सेट के द्वारा इसमें भी दो ऑप्शन को सही दे दिया गया है। यानी कि जब ऑप्शन बनाए गए थे तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों को भी दोस्तों सही उत्तर दे दिया गया था। अगर कायदे से बात की जाए दोस्तों तो इसमें से जैसे कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में एक ऐसे रचना दिए गए हैं जो कि इसमें संकलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में भी हो सकता है कि ऐसी रचना दे देने चाहिए थे जो कि इसमें संकलित नहीं है। तो इस आधार पे अगर हम देखते दोस्तों तो माटी की मूर्ति में संकलित रेखा चित्रों का संगत वर्ग है तो हम आसानी से इसे सही कर सकते थे। परंतु यहाँ पर भी दोस्तों 2 ऑप्शन को सही कर दिया गया है। तो इसलिए यह भी ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा जब भी आंसर की जारी किया जाएगा और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों को ही दोस्तों जब भी सही नहीं मानेगा तो आपको ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स के आधार पे इसको चैलेंज करना है। और दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि इसमें से या तो ऑप्शन ए को सही माना जाएगा या तो ऑप्शन डी को ही सही माना जाएगा। तो आपको इसको भी चैलेंज करने के लिए तैयार रहना है। वही दोस्तों एक और प्रश्न था जिसमें दोस्तों माटी की मूर्ति रचनाएं में कितने शब्द चित्र संकलित है, इस आधार पे कुछ प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो वो प्रश्न कहाँ है? तो इसमें प्रश्न क्रमांक 28 में है। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों जो 28 है तो अगर आप इसमें देखें तो माटी की मूर्ति पुस्तक में कितने शब्द चित्र संकलित हैं।
तो इसमें दोस्तों कितने संकलित हैं? तो आपने देखा कि ऑप्शन 12, यानी कि दूसरा जो संस्करण है दोस्तों, जो कि 1953 में संकलित है, यानी कि 1953 में जो प्रकाशित हुआ है उसमें 12 जो है रेखा चित्र संकलित है। परंतु अगर दोस्तों प्रथम संस्करण की बात की जाए तो उसमें कितने संकलित हैं? तो 11 ही संकलित हैं। तो अब देखना यह है दोस्तों कि जब आंसर की जारी किए जाते हैं तो ऑप्शन सी को सही माना जाता है या ऑप्शन ए को, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र सेट के द्वारा अगर आप बात की जाए तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ए को सही मानना चाहिए, क्योंकि द्वितीय संस्करण में 12 शब्द चित्र, जिसे रेखा चित्र कहते हैं, तो रेखा चित्र संकलित हैं। परंतु दोस्तों अगर आप लॉजिक लगाओ कि मान लीजिए किसी के पास दूसरा संस्करण उपलब्ध नहीं था, किसी ने केवल पहला संस्करण ही पढ़ा है, तो उस आधार पे तो उससे यही पता होगा कि भाई उसके पास जो बुक है उसमें 11 शब्द चित्र संकलित है। तो उस आधार पे दोस्तों वह ऑप्शन सी जो है वो सही कर सकता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन देते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ी की गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ऐड कर देते कि इसमें जो पहला संस्करण है उसमें कितने रचनाएं संकलित थी तो चीजें स्पष्ट हो जाती, या माटी की मूर्ति में दूसरे संस्करण में कितने शब्द चित्र हैं, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट हो सकता था। परंतु यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो अगर दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूं कि आपको इसका क्या करना है। परंतु अगर यह याद रखना है कि अगर ऑप्शन ए जो है यह सही नहीं माना जाता है तो आप इसे चैलेंज कर सकते हो। और अगर मान लीजिए किसी ने ऑप्शन सी को सही कर दिया है और उसे लगता है कि उसे इस प्रश्न के 2 अंक मिलने चाहिए, तो वह भी दोस्तों पहला जो संस्करण है जिसमें 11 रचनाएं संकलित है तो उसके आधार पे इस प्रश्न को चैलेंज कर सकता है। तो दोस्तों जब महाराष्ट्र सेट का जो आंसर की है वह जारी किया जाएगा तो उसके आधार पे दोस्तों हम बात करेंगे कि कितने प्रश्न को हटाया जाता है और कितने प्रश्न को हटाया नहीं जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा था शुरू में ही कि इससे पहले मार्च 2023 में जो पेपर हुआ था तो उसमें दोस्तों हमने ऐसे ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अपने विद्यार्थियों को कहा था कि भाई आप इन प्रश्नों को सही है और आप इसे चैलेंज कीजिए, और बहुत से विद्यार्थियों ने दोस्तों हमारी बात को मानकर उसको चैलेंज किया था और महाराष्ट्र सेट के द्वारा दोस्तों उस प्रश्न को सही माना गया था। मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। तो हमने दोस्तों जो प्रश्न थे उसे बताया था यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का, फिर आत्म नेपथ वाले, फिर ये प्रश्न है कुछ, इसके ऊपर दोस्तों हमने बात किया था। इसका जो वीडियो है दोस्तों हमारे आपको चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। अब दोस्तों हम महाराष्ट्र सेट का जो है वो आंसर की जो है वो डाउनलोड करके देख लेते हैं कि क्या महाराष्ट्र सेट ने उस प्रश्न को हटाया था या नहीं हटाया था। तो यह देख सकते हो आपके सामने महाराष्ट्र सेट का वेबसाइट है। हम आंसर की के ऊपर जाते हैं और हमारा जो दूसरा पेपर है आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्च 26 मार्च 2023। तो इसमें हम देखते हैं हिंदी विषय का जो पेपर है उसमें हटाया गया था या नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मार्च 2023 इसका प्रश्न है और बुकलेट नंबर जो है दोस्तों ये हमारे पास उपलब्ध है। तो इसमें हिंदी विषय का है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दो इस पे तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 जो है वहां पर यहाँ पर लिखा गया है 9, यानी कि इसका उत्तर जो है इसका कारण क्या है तो आप देखोगे
नो ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रॉन्ग। यानी कि नो का अर्थ यह है कि जो हमारे पास चारों ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ही अर्थ क्या है, चारों ही ऑप्शन रॉन्ग थे। इस कारण इस प्रश्न को हटा लिए गए हैं और इसके 2 अंक सभी को समान रूप से दे दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि पिछले साल में कितने प्रश्न को हटाया गया था। तो आप देखोगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 यानी कि इसे हटाया गया है। तो इसे हटा लिया गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे अगर आप देखोगे तो प्रश्न क्रमांक 29 जो कि हम बात कर रहे थे आत्मनेपद वाले को, तो इसको भी हटा लिया गया है। फिर अगर हम नीचे आए तो प्रश्न क्रमांक 31 इसको भी हटा लिया गया था। प्रश्न क्रमांक 32 इसको भी हटा लिया गया था। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो प्रश्न क्रमांक जो था प्रश्न क्रमांक 57 और 58 इसको भी हटा लिया गया था। तो दोस्तों अगर आप गौर करो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि पिछले बार मार्च 2023 में जो पेपर हुए थे हिंदी विषय के उसमें 6 प्रश्नों को हटा लिया गया था और 6 प्रश्न में दोस्तों जो 12 अंक हैं 12 अंक सभी को समान रूप से दे दिए गए थे। आप प्रूफ के साथ प्रमाण के साथ आप स्वयं भी देख सकते हो। आपके सामने मैंने ये पीडीएफ जो है वो ओपन किया है। तो दोस्तों इस बार भी मुझे लगता है कि कम से कम 4 प्रश्न ऐसे हैं, 4 या 5 प्रश्न, मुख्य रूप से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो कि महाराष्ट्र सेट के द्वारा हटा लेने चाहिए। और इसके जो है दोस्तों 10 अंक जो है वो सभी को समान रूप से दे देने चाहिए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने मेहनत किया है और उनके 10 अंक अगर गलत कर दिए जाएंगे तो दोस्तों यह 10 अंक बहुत ज्यादा होते हैं। आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र सेट एग्जाम ऐसा है कि 1 अंक भी अगर आपको कम पड़ गए तो आप फेल हो सकते हैं। तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आंसर की जारी किया जाएगा तो आपको जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर क्या जारी किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जो प्रश्न हैं वह सही है परंतु महाराष्ट्र स्टेट ने उसे गलत दे दिए हैं तो आपको उसे चैलेंज करने के लिए तैयार रहना है। और दोस्तों यह भी हो सकता है कि जो प्रश्न भले ही सही है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, परंतु महाराष्ट्र सेट के द्वारा दोस्तों बहुत बार यह भी पाया गया है कि जानबूझकर उस प्रश्न को गलत दे दिए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ऐसे कोई भी प्रश्न रहेंगे जो कि आपने तो सही कर दिया है परंतु महाराष्ट्र सेट ने उसे गलत मान के दूसरा ही उत्तर दे दिया है, तो आपको उन सभी प्रश्नों को भी चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार विद्यार्थी जो है इन प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं आंसर की नहीं देखूंगा, जब डायरेक्ट मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं उसे चेक करूंगा। तो ये बात जो है दोस्तों बहुत गलत है। आपको आंसर की जो है वो जब आंसर की जारी किए जाते हैं तो ही आपको आपके सभी 100 प्रश्नों को दोस्तों मिलान करके देख लेने हैं और ये चेक कर लेने हैं कि आपने जो सही उत्तर दिए हैं उनमें से कितने प्रश्नों को महाराष्ट्र सेट ने सही माने हैं और कितने को गलत माने हैं। और कोई प्रश्न ऐसा होता है जो कि आपने तो उसे सही किया है परंतु महाराष्ट्र सेट ने उसे गलत कर दिया है, तो आप उन प्रश्नों को चैलेंज कर सकते हो। दोस्तों हमने अपने YouTube चैनल पे महाराष्ट्र सेट में जो भी प्रश्न अभी हुए हैं तो उन सभी की दोस्तों हमने वीडियो बनाए हैं और उसमें हमने प्रमाणों के आधार पे उसका सही उत्तर आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप दोस्तों उन प्रश्नों को दोस्तों आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दोस्तों अगर आप जाओगे तो वहां पर दोस्तों आपको सभी आपके जो प्रश्न है वह आपको दिखाई दे देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है, इसमें अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों हमने
एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें दोस्तों एमएच सेट 2024 इसमें हमने 5 वीडियो दोस्तों हमने अपलोड किए हैं। और इसमें दोस्तों इसके माध्यम से आप इन 5 वीडियो को देखकर आपके जो प्रश्न पत्र हैं उसमें ये जान सकते हो कि इनका सही उत्तर क्या है। और महाराष्ट्र सेट का जब आंसर की जारी किया जाएगा तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रह सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जब प्रतिक्रिया आती है तो हमें वीडियो बनाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। आपके बहुत से साथियों ने हमें कमेंट किया था कि सर हमें आंसर की को चैलेंज कैसे करना है, कब करना है, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों बहुत से विद्यार्थियों ने कट ऑफ के ऊपर भी कमेंट किया है कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो दोस्तों उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको पेपर 1 में कितने मार्क्स मिले हैं और पेपर जो सेकेंड है हिंदी वाला उसमें कितने अंक मिले हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, वह जब आंसर की आ जाएगा उसी के आधार पर दोस्तों हम कुछ कह सकते हैं। तो जब भी आपके आंसर की आ जाएंगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपने कहीं से यह जांच लिए हैं कि सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न फर्स्ट पेपर में सही हैं और कितने क्वेश्चन सेकेंड पेपर में सही हैं। तो उसके आधार पर दोस्तों हम रिसर्च करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए जो कि एक प्रामाणिक वीडियो हो और जिसमें हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसा वीडियो जब बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।